अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फिज़िकल मेथड को डिस्कस करेंगे। मेटेलिक कोटिंग के हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे, एक था फिज़िकल मेथड और एक था इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो हम आज फिज़िकल मेथड के बारे में जानने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कि फिज़िकल मेथड क्या होता है। अब इस बुक में फिज़िकल मेथड्स दो तरह के बयान किए गए हैं। नंबर 1, गैल्वानाइजिंग। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि गैल्वानाइजिंग क्या होता है। गैल्वानाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की क्या हमने लेनी है, थिन लेयर, यानी कि इसकी पतली तह। अब बेसिकली कोटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर तह चढ़ाने के अमल को कोटिंग कहते हैं। अब गैल्वानाइजिंग से क्या मुराद होगा कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल जिसमें हम जिंक की पतली लेयर यानी कि उसकी पतली तह की कोटिंग करते हैं किसी अदर मेटल के ऊपर। अब इसकी पतली तह की अदर मेटल के ऊपर कोटिंग करने का मकसद क्या होता है। इसका मकसद इस मेटल को क्रूजन से बचाना होता है। अब गैल्वानाइजिंग को देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक होगी आयरन शीट। क्या होगा, एक हमारे पास आयरन शीट। अब हमने क्या करना है कि एक बाथ लेना है, इसको हम कहेंगे बाथ, ठीक है। उसके अंदर हमने सॉल्यूशन लेना है जिंक क्लोराइड का। ये इस बात में जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल अप हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इस जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में इस आयरन शीट को डिप करना है। क्या करना है, डिप, यानी कि इसके अंदर इस शीट को डुबो देना है। ये अब हमने क्या किया, आयरन शीट को एक बाथ जिसके अंदर जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप किया है इसे। अब हमने क्या करना है कि इसको दोबारा बाहर निकाल लेना है। डिप करने के बाद दोबारा बाहर निकाल लेना है। जब हम बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर चूंकि ये वाला जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो इसकी तह पर जिंक अटैच होना शुरू हो जाएंगे, यहां पर इसके साथ। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको यहां से बाहर निकाल लेना है। जहां से डिप किया होगा वहां से बाहर निकालना है। इसकी कुछ सरफेसेस पे अभी जिंक जमा नहीं हुआ होगा तो इसकी कुछ सरफेसेस बाकी बच गई होंगी खाली। अब हमने क्या करना है कि इन सरफेसेस को भी तो क्रूजन से बचाना है। अब जिंक की कोटिंग का मकसद क्या कि हमने इसको क्रूजन से बचाना है। तो जिस आयरन की शीट के ऊपर जिंक की कोटिंग नहीं होगी, जो जगहें खाली बच जाएंगी, यानी कि बाकियों पर तो जिंक की कोटिंग हो रही है, अब जो जगह खाली बच रही हैं इसका मतलब कि वहां पे क्रूजन हो सकती है।
तो फिर हम इस क्रोजन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? फिर हमने एक और बात लेना है जिसके अंदर मोल्टन जिंक प्रेजेंट हो। जिसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट हो? मोल्टन जिंक। अब हमने क्या करना है कि ये जो जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डीप करने के बाद निकाला गया आयरन शीट का पीस होगा, इसको मोल्टन जिंक के अंदर दोबारा से डिप करेंगे, यानी कि इसको डुबो देंगे। इसको डुबोने का फायदा क्या होगा कि जो सरफेसेस बाकी रह गई होंगी ना, जहां पर जिंक प्रेजेंट नहीं होगा, वो भी सारी जिंक से फिल अप हो चुकी होंगी, यानी कि इसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पर जिंक कोट हो चुकी होगी, जिंक की पतली तय इसके ऊपर चढ़ चुकी होगी। इसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कोटेड पीस ऑफ आयरन को कोटेड विद जिंक। जो पीस जिंक के साथ कोट हुआ है, इसको अब हम क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको खुश्क किया जाएगा ताकि मोल्टन जिंक की तय इसके ऊपर सही तरह से जम जाए। ठीक है, तो ये था गैल्वानाइजिंग का प्रोसेस। अब इसमें एक पॉइंट जहन में रखने वाली चीज जो है वो ये है कि एक तो थी इसकी डेफिनेशन, उसके बाद ये हमने उसका प्रोसेस बयान किया है कि गैल्वानाइजिंग होती कैसे है। अब इसका एक मजीद पॉइंट रह गया है जो कि हमने अब डिस्कस करना। अब गैल्वानाइजिंग बेस्ट फिजिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमने चीज निकाली है मोल्टन जिंक में डिप करने के बाद आयरन शीट जो बाहर निकाली, जिसको खुश्क कर लिया है, अगर जिंक की सरफेस कहीं से रप्चर हो जाती है या खराब हो जाती है, यानी कि जिंक की कोटिंग कहीं से उतर जाती है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर फिर भी आयरन शीट के ऊपर क्रोजन नहीं होगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आयरन शीट के ऊपर क्रोजन will not take place after breaking zinc layer। यानी कि ये जो जिंक की लेयर है, थिन कोटिंग जो हमने की थी मेटल के ऊपर, ये अगर रप्चर भी होगी है, हल्की सी उतर भी गई है, तो फिर क्या होगा, फिर भी आयरन शीट के ऊपर क्रोजन नहीं होगी। तो ये था फिजिकल मेथड में गैल्वानाइजिंग का मेथड। अच्छा, हमने गैल्वानाइजिंग का फिजिकल मेथड कंप्लीट कर लिया है। इसको एक मरतबा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को या जिसको भी कोई चीज़ की समझ नहीं लगी वो दोबारा से सुन सके। अब गैल्वानाइजिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की थिन लेयर किसी अदर मेटल के ऊपर कोट की गई होती है, चढ़ाई गई होती है। इसका प्रोसेस कैसे होता है, हम एक आयरन शीट लेते हैं, उसको डिप करते हैं जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन के बाथ के अंदर, फिर इसको बाहर निकालते हैं। कई जगहों पर जिंक रह जाती है बाकी, जहाँ पर ये कोट नहीं हुई होती, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको मोल्टन जिंक के अंदर डिप कर देंगे ताकि जो बची कुची सरफेसेस है वहाँ पर भी कोटिंग मुकम्मल हो जाए। फिर जब कोटिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम आयरन की शीट को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या होता है गैल्वानाइजिंग का या जिंक की कोटिंग का, कि जो सरफेस यहाँ से हल्की सी रप्चर हो गई, अगर जिंक की सरफेस उतर गई जो हमने कोटिंग की थी, फिर भी इस आयरन को अब जंग नहीं लगेगा, ये क्रूड नहीं होगी, इसके ऊपर क्रोजन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये था गैल्वानाइजिंग
का मेथड जो कि हमने फिजिकल मेथड में करना था। अब नेक्स्ट हम करते हैं टिन कोटिंग। ये हमने किया था गैल्वानाइजिंग या जिंक कोटिंग, अब हमने करना है टिन कोटिंग। अब हम देखते हैं टिन कोटिंग, इसका दूसरा मेथड फिजिकल मेथड का, टिन कोटिंग। ये होती कैसे है? वहां हमने क्या कहा था कि किसी अदर मेटल के ऊपर जिंक की तह चढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं? गैल्वानाइजिंग या फिर जिंक कोटिंग। सेम इसी ही तरह से किसी अदर मेटल के ऊपर टिन की को तह चढ़ाने के अमल को या टिन की कोटिंग कहा जाएगा। अब हम इसका भी प्रोसेस देखते हैं कि ये टिन की कोटिंग होती कैसे है। इसका भी सेम प्रोसेस है। अब क्या होता है कि इसके अंदर हम डायरेक्ट एक बात लेते हैं जिसके अंदर मोल्टन टिन प्रेजेंट होता है। क्या चीज प्रेजेंट होती है? मोल्टन टिन। हमने एक आयरन शीट लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैल्वानाइजिंग में ली थी, आयरन शीट। ठीक है, इसको क्या करना है? इसके अंदर डिप करना है। किसके अंदर? मोल्टन टिन के अंदर। अब क्या करना है? इसके अंदर डिप करने के बाद हमने इसको क्या किया? इसके अंदर डिप किया। इसके अंदर डिप करने के बाद इसको निकाल लेना है बाहर। ये बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद करना क्या है कि इसके बाद हमने इसको रोलर्स में से गुजारना है। 2 रोलर्स लगे होंगे। दो रोलर्स। अब होगा क्या? जिस तरह आपने कभी गौर किया हो, वो रो वाली मशीन होती है, वो 2 रोलर्स चल रहे होते हैं और बीच में से ऐसे गन्ने को गुजारा जाता है तो उसका रस निचड़ कर बाहर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये 2 रोलर्स लगे होंगे। अब ये आयरन का जो पीस है ये इनमें से पास आउट करेगा और एक शीट की फॉर्म तैयार कर लेगा। जिस तरह आपकी कॉपी का एक सिंगल पेज होता है ना, वैसे ये शीट हो जाएगी रोलर्स में से गुजरने के बाद। और होगा क्या कि ये रोलर्स होते हैं हीटेड या हॉट होते हैं, गर्म होते हैं और हीटेड होते हैं काफी ज्यादा। तो होता क्या है, जब ये टिन कोटेड, इसके ऊपर अब क्या हुआ? आयरन शीट के ऊपर टिन कोट हुआ है। इसको मोल्टन टिन में हमने डिप किया था, इसके ऊपर क्या कोट हो गया है? टिन। तो टिन कोट होने के बाद इन हीटेड रोलर्स में से गुजारा जाता है ताकि उसकी तह सही तरह से टिन के ऊपर जम जाए। तो यहां से निकलने के बाद अब इसको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आयरन शीट को जिसके ऊपर क्या चीज कोट हुई है? टिन कोट हुआ है। अब हम कोटेड टिन आयरन पीस को या आयरन शीट को मिसाल के तौर पर जिस आयरन की शीट के ऊपर टिन की तह चढ़ाई गई हो, उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? उसको हम फूड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज में कैसे? देखें, आपने सुना होगा टीन पैक, आपने कभी देखे हो, पिए हो। तो जो टीन पैक होता है ना, उसके अंदर वाली सरफेस सिल्वर कलर में होती है। ठीक है, वो टिन से ही कोटिंग की गई होती है उसकी अंदर वाली सरफेस की। क्यों? ताकि उसको क्रोजन से बचाया जा सके। टीन पैक दुकानों पर महीनों महीनों पड़े रहते हैं, सालों पड़े रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर टिन की कोटिंग की होती है अंदर वाली साइड पर, जिसकी वजह से वो उनको जंग नहीं लगता। आम हम कोई लोहे की चीज़ घर में रख दें, कुछ देर बाद देखेंगे, कुछ महीनों बाद देखेंगे उसको जंग लगा होगा। लेकिन दुकानदार वालों के पास तो महीनों महीनों पड़े रहते हैं, सालों पड़े रहते हैं टीन पैक्स। उनको क्यों जंग लगता? यही वजह है कि उनके ऊपर टिन की कोटिंग की गई होती है। ठीक है,
टीन पैक्स वगैरह में। ये इसकी जनरल एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है। अब इसके बाद इसमें एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि अगर इसकी सरफेस से जो टिन कोट हुआ था इसके ऊपर, अगर ये यहां से रप्चर हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि इसकी सरफेस थोड़ी सी टिन की ब्रेक हो जाती है, तो होगा क्या, फिर यहां पे क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी। क्या चीज स्टार्ट हो जाएगी? क्रोजन, मतलब कि इसको फिर जंग लगना शुरू हो जाएगा, इसको हवा के लिए साइड्स मिल जाएंगी, यानी कि साइड कहते हैं मुकाम को, ये एक मुकाम है ना, यहाँ पर आकर हवा टकराएगी। हवा के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन, साथ में वाटर वेपर्स। अब हवा के अंदर वाटर वेपर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो इस चीज के प्रूफ के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, गर्मियों में आप गिलास रखें पानी का, वैसे ही किसी जगह पर रख दें ठंडे पानी का गिलास, तो क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द पसीना आना शुरू हो जाता है, जैसे हमें आता ना, वैसे गिलास के इर्द गिर्द वो वाटर के ड्रॉप्स वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लास का टेम्परेचर कम होने की वजह से इसके साथ आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या सबूत मिला कि हवा के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन भी मिल गई, वाटर वेपर्स भी मिल गए, अब इसके अंदर क्रूजन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गैल्वानाइजिंग में क्या था, अगर यहाँ से रप्चर हो भी जाए तो फिर भी क्रूजन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन टिन में क्या है कि अगर रप्चर हो गई है तो क्रूजन स्टार्ट हो जाएगी, हम इसको क्रूजन से फिर नहीं बचा सकेंगे। तो टिन कोटिंग या फिर गैल्वानाइजिंग में से सबसे बेस्ट मेथड होगा गैल्वानाइजिंग। ठीक है, टिन में क्या होता है कि अगर टिन कोटिंग ब्रेक हो तो फिर क्रूजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अब आप सबसे एक क्वेश्चन करने लगा हूँ मैं कि आपने ना फिजिकल मेथड्स बुक में तो सिर्फ 2 दिए गए हैं, गैल्वानाइजिंग या टिन कोटिंग। अब आपने मुझे इसका कोई एक और मेथड बताना है, कहीं से भी ढूंढ के आप मुझे बता सकते हैं। तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे लेक्चर को बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दें। जो मुझे इस सवाल का आंसर देगा उससे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा।